हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके हमने दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब इसका तीसरा पार्ट है। इसके बाद इसका एक और लास्ट पार्ट बचता है, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्राइमरी साइड कहाँ कहाँ पे होती है? एक तो होती है अल्वियोलाई पे और होती है टिश्यूज़ पे। वहाँ पे क्या क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अल्वियोलाई पे क्या होगा? ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगा इनटू ब्लड, और टिश्यूज़ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इनटू ब्लड। अल्वियोलाई पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अल्वियोलाई, फिर उसको एक्सपायर किया जाएगा। और यहाँ पे टिश्यूज़ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इनटू टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ पे ऑक्सीजन क्या होता है? टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इन द ब्लड डिफ्यूज़ हो जाता है, और अल्वियोलाई पे ऑक्सीजन जो है इनटू द ब्लड डिफ्यूज़ हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आउट टुवर्ड्स द अल्वियोलाई, फिर उसको एक्सपायर किया जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ये ऑक्सीजन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बदले हम लिखेंगे गैस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू अ लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिफ्यूजन प्रोसेस डिपेंड करता है। सबसे पहले जो एक मेन चीज़ है उसमें पार्शियल प्रेशर पहले हम पढ़ेंगे। पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? समझ लिए कि एक कंटेनर है, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर है। इसमें मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मैंने बनाए दो टाइप्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्स एटमॉस्फेरिक एक्सर्ट करते हैं इस कंटेनर पे, ठीक है। तो ये सारा प्रेशर किसी एक गैस की वजह से नहीं होगा, ये मिला के सारा ये ऐड करके इन दोनों गैसों का प्रेशर होता है इस कंटेनर पे। तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर वो किसका होता है? इंडिविजुअल गैस का, ठीक है। पार्शियल प्रेशर होता है इंडिविजुअल गैस का। यही हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे ऑक्सीजन का डिफरेंट जगहों पे कितना होता है। पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इस पे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, टोटल हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? मैंने आपको बड़ी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सबसे पहले हमारे पास होता है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट या हम उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। तीसरा हमारे पास होता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। और लास्ट में हमारे पास होता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पे डिफ्यूजन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो प्रेशर जिस गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो उसी रेट से डिफ्यूज़ हो जाएगा। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जल्दी डिफ्यूजन होगा। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन अगर ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगा। पार्शियल प्रेशर मैंने आपको अभी समझाया। देखते हैं पार्शियल प्रेशर डिफरेंट गैस का
डिफरेंट जगहों पे क्या होता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी पे दिया गया है, हम वही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, रेस्पिरेटरी गैस हम O2 लेंगे यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का पार्शियल प्रेशर होता है 159, वही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम कंसनट्रेशन, उसका होता है 0.3। अल्वियोले में इसका होता है 104 ऑक्सीजन का। फिर विदाउट ऑक्सीजन यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 40, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, और टिश्यूज़ में 40, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन अल्वियोले में कितनी होती है 40। विदाउट ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन होगी, तो 45 पार्शियल प्रेशर होता है वहाँ पे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होता है 40, और टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है 45। तो ये आपके एनसीईआरटी पे दिए गए हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एट द डिफरेंट साइट्स इनसाइड द बॉडी। अल्वियोल में 104 और एटमॉस्फेयर एयर में 159 क्यों होता है। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कंडक्टिंग पाथ में होता है, तो इंस्पायरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन है, जब हम इंस्पायर करते हैं तो वहाँ पे डाइल्यूशन हो जाती हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गिर जाता है 104 तक। उसके बाद ये ब्लड में पहुँचता है 95, और टिश्यूज़ में 40 होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40 होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस पढ़ने से पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं जो एनसीईआरटी पे दी गई है, मेम्ब्रेन की थिकनेस पे, और ये डिफरेंट साइड्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिफरेंट गैसेस, ठीक है। ये लंग्स हैं, ये हार्ट है, और ये कोई भी बॉडी टिश्यू है, ठीक है। तो लंग्स में कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 40 होता है लंग्स में, ठीक है। तो जब सिस्टमिक आर्टरीज में, यानी सिस्टमिक आर्टरीज ये लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड इन द सिस्टमिक आर्टरीज, ये ऑक्सीजनेटेड होता है, तो यहाँ पे कितना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95। टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन कितना होगा 45। आपको मैंने अभी बताया ये ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है टिश्यूज़ में, वो होते हैं 40। तो सिस्टमिक वीन्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन हाई होती है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिस्टमिक वीन्स में, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। डिफरेंट साइड्स हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वेरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज़ और सिस्टमिक वीन्स में ज़्यादा होता है, वाइल एज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन सिस्टमिक आर्टरीज में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक और डायग्राम जो हमारे पास एनसीईआरटी की डायग्राम है। ये मैंने आपको अभी बोला डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक अल्वियोलर का स्ट्रक्चर है, हम मान लेते हैं अल्वियोलर कैविटी है, अल्वियोलर कैविटी, ये अल्वियोलर कैविटी है। ये इसके बीच में अगर हम बनाएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इसके बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन अल्वियोलर, और ये कैपिलरी वॉल है, इन दोनों के बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इसके बीच में होती है आरबीसी सेल्स, ये आरबीसी सेल्स होती हैं। ये अल्वियोलर एपिथेलियम होता है, अल्वियोलर एपिथेलियम। और ये होता है कैपिलरी एंडोथेलियम। ये होता है हमारे पास कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। अब ये तीन ये अल्वियोलर एपिथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीनों मेम्ब्रेन, इनके बीच में से डिफ्यूजन होता है, लेकिन इन तीनों मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। इतनी कम थिकनेस है, इसलिए ये फेवर करता है डिफ्यूजन। अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा होती तो डिफ्यूजन कम होता है। तो सारे फैक्टर्स यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है 40, मेम्ब्रेन थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर है,
तो ये सारे फैक्टर्स फेवर करते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम alveoli टू द टिश्यूज़ या पहले ब्लड में डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द alveoli टू द ब्लड, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन दो तरह से ट्रांसपोर्ट है, एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा हमारे पास होता है डिजॉल्व्ड स्टेट में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 97% ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिजॉल्व्ड स्टेट में ओनली 3%, ठीक है। अब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कुछ नहीं होता है, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इसका कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो एक कॉम्प्लेक्स में उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो जब हम उसको एक ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो हमें एक सिग्मॉइड शेप्ड कर्व मिलती है, ठीक है। ये कर्व मैंने यहाँ पे बना के रखी है, इसको हम ड्रा करेंगे, ठीक है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व जब हम डालते हैं तो ये आती है सिग्मॉइड शेप, ठीक है। ये 100 ऊपर है, सॉरी, ऐसे आती हैं, ये वाला पार्ट इसका नहीं है, ठीक है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व होती क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व ये हमें डिमॉन्स्ट्रेट करती है एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की कितनी एफिनिटी है जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे, ठीक है। जब हम डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इस चीज़ को अल्टर करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ये सारे इफेक्ट करते हैं इस बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से इस सिग्माइड कर्व को अल्टर करते हैं, कौन कौन से इस फैक्टर्स जो है इस एफिनिटी को चेंज कर सकते हैं, देख लेते हैं हम। अब जो फैक्टर्स आपके एनसीईआरटी पे दिए गए हैं वो हम यहाँ पे लिखें कौन कौन से फैक्टर। सबसे पहले होता है पहला फैक्टर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा फैक्टर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा फैक्टर होता है हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन यानी pH कितना है, लो है और हाई, और चौथा हमारे पास होता है टेम्परेचर। ये चार आपके एनसीईआरटी पे दिए गए। एक और फैक्टर होता है हमारे पास, होता है 2,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरेट। ये 5 फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इस कर्व को, ठीक है। अब हम अलग अलग से, ऑक्सीजन का उतना इफेक्ट नहीं होता है इस पे, इस सिग्मॉइड कर्व पे जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कर्व है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कर्व कब राइट साइड पे शिफ्ट होगी, कब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी, ठीक है। कर्व का ये राइट साइड पे शिफ्ट होना, ये फेवर करता है डिसोसिएशन, और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना, ये क्या फेवर करेगा? ये फेवर करेगा इंक्रीज्ड एफिनिटी यानी हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन को रिलीज करने नहीं देगा, ठीक है। तो आते हैं हम राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट पे। राइट शिफ्ट मैंने आपको अभी बोला डिसोसिएशन फेवर करता है। जब हम टिश्यूज़ में जाते हैं वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 45। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है टिश्यूज़ पे, तो
बाइकार्बोनेट बनेगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा, तो H पॉजिटिव कंसनट्रेशन जो है ज़्यादा होगी। हो गए दो चीज़ें, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, टेम्परेचर भी टिश्यूज़ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर ज़्यादा, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम, ये सारी चीज़ें फेवर करती हैं डिसोसिएशन ऑफ द टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट, और यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है ऑक्सीजन एट द साइट ऑफ द टिश्यूज़। अब लेफ़्ट शिफ्ट कब होता है? जब एल्वियोलाई की तरफ हम आते हैं। एल्वियोलाई में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 होता है, यानी हाई होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, 40, ये लेस होता है। ठीक है, टेम्परेचर भी एल्वियोलाई पे लेस होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो H पॉजिटिव कंसनट्रेशन भी कम होगी, ये भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये फेवर करता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। इस वाले इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं, जो यहाँ पे ऑक्सीजन का फेवर होना, बाइंड होना हीमोग्लोबिन के साथ, इसको हम बोलते हैं हेल्डेन इफ़ेक्ट। हेल्डेन इफ़ेक्ट, हेल्डेन इफ़ेक्ट होता क्या है, जो मैंने आपको अभी बोला, हेल्डेन इफ़ेक्ट डिस्प्लेस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अल्वियोलाई की तरफ पहुंचता है तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम अल्वियोलाई में कंडीशंस चेंज हो जाती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, टेम्परेचर कम, H पॉजिटिव कंसनट्रेशन कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेस हो जाता है और ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, और इस इफ़ेक्ट को हमको नाम देते हैं हेल्डेन इफ़ेक्ट। ठीक है, अब टिश्यूज़ पे क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको अभी बोला, हाई होता है H, तो ये फेवर करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट द साइट ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, इस वाले इफ़ेक्ट को नाम देते हैं बोहर इफ़ेक्ट। इस वाले इफेक्ट को हम नाम देते हैं बोहर इफेक्ट। ठीक है, बोहर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट हम समझते हैं यहाँ पे। फेवर, बोहर इफेक्ट क्या करता है? ये फेवर करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन करो, तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन करो जो है वो राइट शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। एंड डिसोसिएशन क्या करता है? फेवर राइट शिफ्ट, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, H पॉजिटिव कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी टिश्यूज़ पे ज़्यादा होता है, राइट शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन करो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन करो डिसोसिएट हो जाएगी और टिश्यूज़ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाता है। हेल्डेन इफेक्ट इसका पूरा अपोजिट है। तो हेल्डेन और इफेक्ट और बोहर इफेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? हेल्डेन इफेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है इन द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एट द अल्वियोलाई, और बोहर इफेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है इन द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम इन द टिश्यूज़ बाई ब्रेकिंग डाउन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन करो। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ये NCERT की लाइन है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डिलीवर करता है 5 ml of oxygen to the tissues. Every 100 ml of the blood delivers about 5 ml of the oxygen to the tissues. तो every 100 ml of जो ऑक्सीजन ब्लड होता है उसमें कितना ऑक्सीजन होता है? 100 ml ऑफ ब्लड में होता है, अमाउंट इज यूजुअली 19.4 मिलीलीटर ऑफ द ऑक्सीजन। अब इसमें से जब हमने 5 ml टिश्यूज़ पर रिलीज़ किया तो वहाँ पे कितना बचता है हमारे पास? 14.4, ये 14.4 रिज़र्व होता है, ये 14.4 हमारे पास रिज़र्व होता है। क्यों? क्योंकि जब एक्सरसाइज करनी होती है ये इमीडिएटली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इमीडिएटली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट है। एक होता है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, दूसरा होता है एज बाइकार्बोनेट आयन, और तीसरा होता है डिसॉल्व्ड स्टेट।
बाइकार्बोनेट फॉर्म में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किया जाता है 70% और कार्ब एमोनो हीमोग्लोबिन 20 to 25% ट्रांसपोर्ट किया, रिमेनिंग होता है डिजॉल्व स्टेट में। ठीक है, कार्ब एमोनो हीमोग्लोबिन सेम है एज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन करो, एज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स। फ़र्क सिर्फ इतनी है कि वहाँ पे ऑक्सीजन होता था, अब यहाँ पे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मेन जो हमें पढ़ना है इसमें वो है ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास ये टिश्यू एक है, ठीक है, कोई भी मसल सेल है और यहाँ पे ब्लड है, उसमें से आरबीसी सेल है। ठीक है, जब टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो वो डिफ्यूज़ हो जाता है। कितना होता है टिश्यूज़ में 45 होता है। ठीक है, वो डिफ्यूज़ हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो डिफ्यूजन के ज़रिए वो आरबीसी में पहुँचता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आरबीसी में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या होता है? ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसको रिवर्सिबली कन्वर्ट कर देते हैं किस में, बाइकार्बोनेट में, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, इसको फिर रिवर्सिबली कन्वर्ट किया जाता है आयन्स में, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आरबीसीज के अंदर होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ये यूजुअली पाया जाता है आरबीसी के अंदर, आरबीसी इनसाइड आरबीसी। ठीक है, वेरी लेस अमाउंट होता है इसका किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, अब हम देखेंगे रिएक्शन चलती कैसे और ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सीजन। ये मैंने आपको अभी बोला, ये आरबीसी सेल है, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जब इंक्रीज़ हो गई तो बॉडी की टेंडेंसी होती है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये बनाता है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन बनाता है और बनाता है H पॉजिटिव। ठीक है, जब ये बाइकार्बोनेट आयन बना, H पॉजिटिव बना, H पॉजिटिव की वजह से एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है, जो अभी हमने पढ़ा ना कि एसिडिक मीडियम क्या काम करता है। एसिडिक मीडियम की वजह से फेवर होती है डिसोसिएशन, जब एसिडिक मीडियम की वजह से फेवर हो गई, इंक्रीज्ड पीएच की वजह, डिक्रीज्ड पीएच की वजह से फेवर हो गई डिसोसिएशन, तो ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाएगा। जब ऑक्सीजन रिलीज़ किया गया, आधा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और ये बाइकार्बोनेट ये फ्रीली डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू द प्लाज्मा। यहाँ से मान लेते हैं प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट आया। जब बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में आया तो आरबीसी में क्या हो गया, H पॉजिटिव कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, अब क्लोराइड अंदर आता है, इस क्लोराइड का अंदर आना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। चलिए एक बार फिर से अच्छे से पढ़ते हैं ये कैसे होता है आरबीसी के अंदर। ठीक है, आरबीसी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल के इसने बनाया H पॉजिटिव और HCO3। ठीक है, H पॉजिटिव एसिडिक है, H पॉजिटिव फेवर डिसोसिएशन किसकी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो गया तो ऑक्सीजन बाहर आ गया, ये मान लिया आप टिश्यू है, ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ में गया, टिश्यू ने यूज़ किया। ठीक है, अब टिश्यू से क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैं अभी आपको समझा कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हुआ। ठीक है, अब जो बाइकार्बोनेट फ्रीली परमेबल होता है, बाइकार्बोनेट बाहर आता है, इसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड ब्रेक डाउन होता है और क्लोराइड अंदर आता है। क्लोराइड अंदर आया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई और इस टर्म को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, या इसका दूसरा नाम है हैम्बर्गर शिफ्ट। मेन आपको याद रखना है क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, अब यही रिएक्शन चलती है कहाँ पे, इसी का अपोजिट चलता है किस पे, लंग्स में, जो आपको मैंने अभी समझाया, जो हेल्डेन इफेक्ट होता है लंग्स पे, ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब लंग्स में पहुँचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन लंग्स में बहुत कम होती है, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलती है, यानी H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव
एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन अंदर आएगा, Hb के साथ मिलके कम्प्लेक्स बनाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एवरी 100 ml जो होता है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये कितना ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट अराउंड 4 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एट अल्वियोले, ठीक है। तो अल्वियोले पे 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है और 5 ml ऑफ द ऑक्सीजन। अब एक क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन जल्दी जल्दी, मगर इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी ये डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है कि सॉल्युबिलिटी जो आपको मैंने अभी बढ़ाया, ये सॉल्युबिलिटी किसी सबस्टेंस की टेंडेंसी होती है कि वो कितना डिज़ोल्व हो जाएगा किसी दूसरे सबस्टेंस में। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, सॉल्युबिलिटी होती है इसकी 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, ये कैसे होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करता है तो वहाँ पे बनता है एक कम्प्लेक्स कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का। ये कम्प्लेक्स इतना स्ट्रांग होता है कि ब्रेक डाउन नहीं होता है और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है क्योंकि ये टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी और बंदे की डेथ हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत डेंजरस होती है क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होती है, इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। इसके बाद हमारा आखिरी चैप्टर बचता है, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स, वो हम अगले नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कवर कर देंगे और उसके साथ ही हमारे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म होता है। पूरा जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, और जो भी आज एनटीए का पेपर है वो इसी से आता है, एनसीईआरटी से। तो वीडियो का लास्ट में लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।